हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है ये प्राकृतिक संसाधन। इसमें जल जीवन का सार, ये आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। जल के स्रोत पढ़ाए थे, वर्षा, नदियों का जल और भूमिगत जल और समुद्री जल के बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज जो आपका पॉइंट स्टार्ट होगा वो आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, पेयजल। देखो बच्चों, पेयजल किसको बोलते हैं? पेयजल का मतलब होता है पीने योग्य जल, यानी कि पीने योग्य जल को ही हम पेयजल बोलते हैं। और जल के बहुत सारे स्रोत हैं जिनका पानी पीने के योग्य नहीं होता। उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं, जैसे लवण मिले हुए होते हैं, निलंबित कण मिले हुए होते हैं, ठोस कण मिले हुए होते हैं, सूक्ष्मजीवी कीटाणु होते हैं। इससे यह जल जो है अशुद्ध हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। लेकिन इसमें घुली हुई सभी अशुद्धियाँ हानिकारक नहीं होती, लेकिन पीने योग्य जल का शुद्धिकरण आवश्यक है, चाहे भले ही कोई भी अशुद्धि हानिकारक ना हो। ठीक है, तो जल की अवस्थाएं ये समझिए। जल की अवस्थाएं देखो, सामान्य तापमान पर जल की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। जल जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 तरल, जिसको द्रव अवस्था बोलते हैं। नंबर 2 है ठोस, जैसे बर्फ़। और नंबर 3 है वाष्प, जैसे भाप। तो तापमान में परिवर्तन करके द्रव जल को ठोस अथवा वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः जल, बर्फ तथा वाष्प जल की 3 अवस्थाएं हैं और इनमें सभी अणुओं से समान निर्मित होती हैं ये, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का, अर्थात H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 अणु ऑक्सीजन का होता है, इसमें विद्यमान होते हैं। और जो द्रव है, जल है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। इसे गलनांक बिंदु अथवा जमाव बिंदु भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बर्फ़ है वो जम जाती है। और जल को वाष्प में सभी तापमानों पर परिवर्तित किया जा सकता है, चाहे कोई सा भी तापमान हो। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जो है वो उबलने लगता है और जल का वाष्प में परिवर्तन तीव्र होता है, तेज हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाष्पीकरण बिंदु है, ये एक वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है जल यहाँ से, और इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प जो है ठंडी होकर संघनन द्वारा फिर जल में परिवर्तित हो जाती है। अगर वाष्प को ठंडी कर देंगे तो वो फिर जल में कन्वर्ट हो जाएगी संघनन के द्वारा। जब जल का वाष्पीकरण होता है तो वह ताप ऊर्जा अवशोषित करता है, जो ताप है उसको अवशोषित कर लेगा, अतः चारों ओर शीतलता प्रदान करता है। इसी कारण हमें पसीना आने पर शरीर ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो उसका वाष्पीकरण होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडक पैदा होनी शुरू होगी। और ठंडक होने के कारण जो संघनन की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल चक्र। देखो, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, जो बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा जल का निरंतर उपयोग कर रहे हैं, रोज़ डेली उपयोग कर रहे हैं। परंतु फिर भी जल का प्रकृति में अस्तित्व रहता है, लेकिन जल फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, फिर भी उसका अस्तित्व है, क्योंकि जल निरंतर परिभ्रमण करता है। निरंतर जो है जल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, फिर वहाँ से फिर पहली जगह, इस प्रकार से एक चक्र बनता रहेगा और वही चक्र लगातार घूमता रहेगा, जिसके कारण जल जो है कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। एक फेज से दूसरी फेज में बदल जाएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा। देखो, समुद्र, महासागर, नदियों आदि का जल सूर्य के ताप के कारण वाष्पित होता रहता है। जो सनलाइट है उसको वेपराइज करती रहती है, वाष्पीकरण करती रहती है उसका। पेड़ पौधे भी जल का रूपांतरण जलवाष्प के रूप में करते हैं। श्वसन क्रिया में भी जंतु तथा मनुष्य जलवाष्प मुक्त करते हैं। जो जलवाष्प होती है वो गर्म तथा हल्की होती है। यह वायुमंडल में ऊपर पहुंचकर बादलों का निर्माण करती है। बादल वर्षा लाते हैं, जिससे जल पुनः महासागरों, सागरों, नदियों तथा अन्य जलीय खंडों में पहुंच जाता है। तो प्रकृति में जल का निरंतर परिभ्रमण, जल का पृथ्वी से वायु तथा पुनः वापस लौटना जल चक्र कहलाता है। अर्थात जल जो है, बादलों ने बरसाया, जल पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी में से कुछ जल तो वाष्प बन के उड़ गया, कुछ जल पृथ्वी के अंदर चला गया,
जो जल पृथ्वी के अंदर चला गया वो भूमिगत जल बन गया, उसको हैंडपंप के द्वारा निकाल लिया। और जो जल वाष्पीकृत हो गया वो ऊपर उड़ गया, वो बादलों में चला गया, वो फिर दोबारा बारिश बन जाएगा। अर्थात पानी एक फेज से दूसरे फेज में बदल गया, अर्थात उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बस वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया। तो इस प्रकार से एक चक्र बन गया और बार 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 यही चक्र चलता रहता है और इसी को जल चक्र बोलते हैं। और इसी कारण पृथ्वी पर कभी भी जल समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो है तो पृथ्वी पर ही। भले ही वो बारिश के रूप में वर्षा हो, वो या तो धरती ने सोख लिया या फिर वो बादलों में ऊपर उड़ गया, लेकिन रहेगा तो फिर भी वो पृथ्वी पे ही। तो इस प्रकार कभी भी पानी की कमी या जल की कमी महसूस नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है जल प्रदूषण, यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।